चलिए, कक्षा 9 के विज्ञान की एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये चैप्टर नंबर 2 है, बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इंग्लिश में कहते हैं इसको फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। कक्षा 9 के लिहाज से जिन बच्चों को ये चैप्टर की अच्छी नॉलेज नहीं है वो फिजिक्स आगे जाके पढ़ नहीं पाएंगे या फिर उनको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, जो फिजिक्स में अच्छा करना चाहते हैं, उनको ये चैप्टर नंबर 2 यानी कि बल तथा गति के नियम वाला जो चैप्टर है इसके बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये और कहीं ना कहीं बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो। चलिए शुरू कर लेते हैं अपने चैप्टर को। तो चैप्टर का नाम जैसा कि आपको बता रहा है, बल तथा गति के नियम। तो गति के नियम हम बाद में पढ़ने वाले हैं, अभी शुरुआत कर लेते हैं किससे? बल से। क्या होता है बल? इसके ठीक पीछे वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं गति पढ़ चुके हैं। गति के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि जब किसी वस्तु की स्थिति में आसपास की अन्य वस्तुओं के सापेक्ष परिवर्तन होता है तो वो वस्तु गति में कही जाती है। अच्छा, अगर आप ध्यान से सोचें, कोई वस्तु गति में क्यों है? गति में इसलिए है क्योंकि या तो उस पर कोई धक्का लगा है या फिर उस पर कोई खिंचाव उत्पन्न हुआ है। अगर कोई, जैसे ये मार्कर यहाँ पे रखा हुआ है, ये मार्कर देखो विराम अवस्था में है। अगर इसको गति में ले जाना है तो जाहिर सी बात है या तो इसको किसी चीज से खींचा जाएगा या फिर इसको ऐसे धक्का लगाया जाएगा। जैसे ही धक्का लगाया हमने क्या देखा कि ये मार्कर मोशन करने लगा, गति में आ गया। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि गति अगर है तो क्यों है? किसी ने किसी धक्का या किसी ने किसी खिंचाव की वजह से, और उसी धक्का या फिर उसी खिंचाव को हम लोग फिजिक्स में बल कहते हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। बहुत ही आसान सी परिभाषा है, देखिएगा। कहते हैं कि बल वह धक्का या खिंचाव होता है जो किसी वस्तु में गति या विराम की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो बिल्कुल सही बात है। ये देखो, बॉडी विराम में थी, अगर मैंने इस पे बल लगाया तो ये गति में आ गई। और अगर ये बॉडी पहले से गति में थी, ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए गति में है, इस पे मैंने बल लगाया और मैंने इसको क्या किया? रोक दिया, मैंने इसको विराम अवस्था में कर दिया। इसके साथ एक दो काम और कर सकते हैं। इसके आकार को या फिर इसके रूप को बल लगा के हम बदल सकते हैं। सपोज दैट इस पे अगर मैं ऐसा बल लगाऊं, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों हाथ यहाँ पे रख के ऐसे बल लगाऊं तो इस मार्कर को मैं तोड़ सकता हूं, इसका आकार बदल सकता हूं। तो यानी कि बल क्या होता है? बल एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है, बाह्य कारक है, जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। यानी कि विराम वस्तु को गति में कर सकता है, गति वाली वस्तु को विराम में कर सकता है। साथ के साथ वो किसी वस्तु के आकार को भी बदल सकता है। इसको तोड़ के इसका आकार बदल सकते हैं हम, लेकिन बिना बल लगाए वो नहीं होगा। जैसे अगर कोई गुब्बारा है, उस पर हमने फोर्स लगाया, उसको हम फोड़ सकते हैं। जैसे कोई बॉल है प्लास्टिक की, उस पर हमने फोर्स लगाया, उसको हम क्या कर सकते हैं? दबा के उसका शेप बदल सकते हैं। तो बल से हम किसी वस्तु का रूप या फिर उसका आकार भी बदल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। आखिरी में जो एक वर्ड, एक लाइन में यहाँ पे आखिरी में जो चीज लिखी हुई है कि परिवर्तन करने का प्रयास करता है, ये भी सही है। सपोज दैट स्टूडेंट्स, कोई ट्रक है, मान लो ये कोई ट्रक है ना, ट्रक, हिंदी में ट्रक, बहुत बड़ी गाड़ी होती है। अब सपोज दैट यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है और ये सोच रहा है इस ट्रक को धक्का देना। ये कह रहा है मैं इस ट्रक को धक्का दूंगा। तो इसने खूब बल लगाया, इस पे, इस दिशा में इसने खूब बल लगाया, लेकिन क्या इस ट्रक को अकेले ये धक्का दे पाएगा? इसको मोशन में ले जा पाएगा? अगर ये विराम में है तो क्या ये लड़का इस ट्रक को मोशन में ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता है। तो ये बल तो लगा रहा है, कई बार विराम से गति में परिवर्तन होता है, कई बार गति से विराम में परिवर्तन होता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि बल लगता है स्टूडेंट्स, वो बल परिवर्तन करने का प्रयास करता है, लेकिन इस बल का मान इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है कि वो इस ट्रक की स्थिति में कोई परिवर्तन कर सके। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात कहनी कि बल वह धक्का या खिंचाव होता है जो किसी वस्तु में गति या विराम की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। क्योंकि मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि जब आप बल लगाते भी हैं तब भी बल लगाने के बाद उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि आपके द्वारा जो लगाया गया बल है वो किसी भी अगली बॉडी के ऊपर, जो उसके ऊपर बल है, जो इस बॉडी के पास जो फोर्स है, इससे ज्यादा फोर्स आपके पास नहीं है, आप नहीं लगा पा रहे हो, इसीलिए इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ऐसे भी केसेस होते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। इजी है। और जैसे कि बॉल की बात कर रहा था मैं, बॉल पे एक फोर्स ऊपर से लगा दो, एक फोर्स नीचे से लगा दो, तो क्या होगा? इसका शेप कैसा हो जाएगा? ऐसा पिचक जाएगा ना, ऐसा दब जाएगा ना, है ना। तो ये रूप में भी परिवर्तन कर सकता है किसी बॉडी के,
मेनी टाइम्स, और बाकी विराम से गति और गति से विराम में तो करता ही है, साथ के साथ एक काम और करता है ये। सपोज दैट जैसे तुमने फुटबॉल देखा होगा, फुटबॉल का मैच देखा होगा, एक बॉल है, ये बॉल है ना, अब इसको पहले से किसी ने किक किया हुआ है, ये बॉल ऐसे मोशन करते हुए जा रही है, पता लगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये बॉल भाग रही है, तब तक एक खिलाड़ी और इसके पीछे से आया, इसने बॉल को फिर से हिट किया, तो 50 से उसकी स्पीड कितनी हो गई, अब 60 हो गई। तो बल एक काम और कर सकता है, गति में परिवर्तन कर सकता है। अगर कोई गाड़ी 10 की स्पीड से है तो उसको 20 कर सकता है, कोई गाड़ी 40 की स्पीड से है तो उसको घटा के 30 या 20 भी कर सकता है। तो गति में परिवर्तन भी कर सकता है, उसके बारे में चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल बल की जो परिभाषा है वो आप लिखिए, बल एक हेडिंग डालेंगे, इंग्लिश में आप फोर्स भी लिख लेंगे, ठीक है, और क्या है परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसको लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स, बहुत ही केयरफुल होकर पढ़िएगा इसको, बहुत मजा आने वाला है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और कुछ अच्छी नॉलेज इकट्ठा करते हैं। देखिए आप चूंकि बिल्कुल इनिशियल स्टेज से आपको पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, तो कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूटेगा नहीं, कोई कॉन्सेप्ट छूट गया फिर पढ़ने में मजा नहीं आएगा, ठीक है। ये वो वाली वीडियोस नहीं है स्टूडेंट्स, मैं बार बार कहता हूँ कि 1 घंटे में सब कुछ, 1 घंटे में सब कुछ कोई नहीं पढ़ा सकता है, इतना आसान नहीं है विज्ञान कक्षा 9 का, या फिर इतना छोटा सिलेबस नहीं है कि 1 घंटे में सब कुछ बता दिया जाए। हाँ, इंपॉर्टेंट चीजें 1 घंटे में मैं भी सब कुछ बता सकता हूँ, लेकिन कक्षा 9 में अभी आप गए हो, आप मतलब आप ट्रिकी चीजें या फिर आप ऐसी चीजों पे ध्यान मत दो। अगर ऐसी चीजों पे, ऐसी वीडियोस पे आप ध्यान देते हो ना, ट्रिकी चीजें पढ़ते हो जहाँ पे केवल 1 घंटे में सब कुछ, आधे घंटे में सब कुछ ट्रिक के हिसाब से चल रहा है, फिर आपके दिमाग का विकास नहीं होगा। आप चीजों को एनालाइज करिए, चीजों को अच्छे से सीखिए, आप तब जाके आपका अच्छे से विकास हो पाएगा, अच्छे से आप चीजों को गेन कर पाओगे, ठीक है। ओके, तो चलिए देखिए एक नोट पॉइंट देख लीजिए, एक बेसिक चीज है आपको याद रखनी है कि बल लगाने की क्रिया 2 वस्तुओं के बीच होती है, एक वस्तु जो बल लगाती है तथा दूसरी जिस पर वह बल लगाया जाता है। केवल एक ही वस्तु के लिए बल का कोई अर्थ नहीं है, यानी कि बल की बात जब भी होगी हमेशा 2 बॉडीज के बीच होगी, हमेशा 2 बॉडीज के बीच होगी, एक जो बल लगाएगा और एक दूसरा जिस पर बल लगाया जाएगा, ठीक है। हमेशा 2 बॉडीज, किसी भी एक बॉडीज के ऊपर बल का कोई भी मीनिंग नहीं है। कोई भी एक वस्तु अगर एक बॉडी रखी हुई है, अकेले का इस पे बल का कोई अर्थ नहीं है। जैसे ये वाला बल देख लो ना, ये मार्कर वाला ही देख लो ना, ये मार्कर यहाँ पे था, एक था मार्कर, एक था मेरा हाथ, हाथ ने मार्कर के ऊपर बल लगाया, इस पे मोशन आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे कि बल हमेशा 2 लोगों के बीच में लगता है। देखो ये नोट है तो मतलब नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देते हैं, आगे अभी जब फिजिक्स में हम सवाल लगाना शुरू करेंगे, या फिर अगर आप इंटरमीडिएट में जब आप जाते हैं 9वीं से 12वीं क्लास में, 11वीं क्लास में जब जाएंगे, उस समय जब आप पढ़ना शुरू करते हैं ना, और ये नोट पॉइंट आपको याद नहीं रहता है, तो अच्छे अच्छे ट्रिकी सवाल आपसे नहीं लगते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि बल हमेशा 2 वस्तुओं के बीच लगता है, किसी भी अकेले वस्तु के लिए बल का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। तो ये नोट पॉइंट आप लिखिए, फिर आगे चलते हैं। आगे बल के बारे में कुछ एक अच्छी चीजें जानते हैं कि बल एक अदिश राशि है कि सदिश राशि है, ठीक है। बल के बारे में और जानेंगे कि इसका मात्रक क्या है, इसका एसआई सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम में मात्रक क्या है, या फिर इसी को हम लोग MKS सिस्टम भी कहते हैं। तो मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति में इसका मात्रक क्या है वो जानेंगे, ठीक है, इसका मात्रक यूनिट्स के बारे में, और साथ के साथ ये जानेंगे कि ये जो है एक सदिश राशि है कि अदिश राशि है, ठीक है। ये सब बात करेंगे, फिलहाल इसको लिखिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए तो आगे वाली बात कर लेते हैं। आगे देखिए बल के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ही जरूरी है, ये आपको जाननी है, ठीक है। क्या क्या है देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला हमारे पास है कि बल एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है, ठीक है। यानी कि सदिश और अदिश राशियां बिल्कुल ही पहले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। क्या होती है सदिश राशि और क्या होती है अदिश राशि, ये आपको पता होना चाहिए भाई। बिल्कुल जब मैंने शुरू किया था ना विज्ञान, तब मैंने आपको अदिश राशियां और सदिश राशियां बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने। अगर वो आपको नहीं पता है तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है, आपको वो लेक्चर देखना चाहिए। अब देखिए इसका एसआई सिस्टम में मात्रक क्या है, इसका मात्रक है न्यूटन, NEWTON, ठीक है, याद होना चाहिए। CGS सिस्टम में इसका मात्रक क्या है, CGS सिस्टम यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, इसका मात्रक क्या है, डाइन, इसका मात्रक है डाइन, DYNE, डाइन, ठीक है, DYNE, ओके, आप समझ पा रहे होंगे। तीसरा देखिए, 1 न्यूटन जो है, 1 न्यूटन वो बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। अब इसमें भी खास बात ये है स्टूडेंट्स कि ये जैसे कि मैं अभी आपको याद करा रहा हूँ कि जो 1 न्यूटन है, वैसे तो इसका मात्रक एसआई सिस्टम में मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अच्छा एसआई सिस्टम क्या होता है, अगर ये नहीं जान रहे हैं आप, ये नाम नहीं सुना है आपने,
तो आप जाके कक्षा 9 के जो और लेक्चर्स हैं फिजिक्स के मेरे, वो आप देखिए, कंप्लीट करिए, अदरवाइज आपको चीज़ें आगे वाली समझ में नहीं आने वाली हैं अगर आपको अच्छे से पढ़ना है। और हाँ, जिन भी बच्चों ने कंप्लीट नहीं किया है वो फिजिक्स के चैप्टर्स, अच्छा जो बच्चे जो तो व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं उनको तो मिल गया है वीडियो, जो बच्चे नए हैं या फिर जो स्टूडेंट्स नए इस चैनल पे हैं, वो पहली बार इस चैनल पे आए हैं और अभी पढ़ना शुरू किए हैं, उनको वो वीडियोस नहीं मिल रही हैं और मेरे चैनल पे वो दिख भी नहीं रही होंगी। वो इसलिए कि वो वीडियो अनलिस्टेड हैं। अनलिस्टेड हैं, अगर अनलिस्टेड है तो वो लिंक मैं भेजूंगा तभी आपको मिलेगा। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप मुझसे लिंक मांग लो, या तो मेरे मेल आईडी पे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम ऐप पे जाओ, उस पे बालेंदु BALENDU बालेंदु PRATAP प्रताप SINGH सिंह सर्च करो। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको जाके ज्वाइन कर लो। उस चैनल पे मैं वो लिंक्स डाल दूंगा, चाहे वो वीडियो अनलिस्टेड थी तब भी और जो पब्लिक वाली हैं तब भी, तो आपको सारी की सारी वीडियोस यहाँ से मिल जाएंगी। जो बच्चे मेरे व्हाट्सएप पे नहीं है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है उनके पास, अगर वो टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ते हैं तो लिंक मिल जाएगा, या फिर वो जीमेल पे मेरे को मेल कर दें तो मैं उनको लिंक भेज दूंगा। एक्चुअली वो वीडियोज इनसे अलग हैं, वो बोर्ड पे पढ़ाई हुई वीडियोस हैं, उसको कुछ कारण था, उसके पीछे कुछ रीजन था, मैंने उसको अनलिस्ट किया हुआ था। लेकिन फिर भी अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहते हो, अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है, SI सिस्टम क्या है, CGS सिस्टम क्या है, ठीक है, तो वो आप मुझे बता दो, वो वीडियोस के लिंक मैं आपको भेज दूंगा, चाहे आपके मेल आईडी पे, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल पे मैं सेंड कर दूंगा, या फिर आप कोई भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देना, या फिर आप जैसे भी लेना चाहो ले सकते हो, ठीक है। लेकिन जरूरी क्या है, जरूरी है इस पे जुड़ना। अगर टेलीग्राम पे आप जुड़ जाओ तो सबसे बेहतर है। मैं साफ साफ लिख देता हूँ, BALENDU PRATAP SINGH, ये टेलीग्राम चैनल है। इस पे आके आप जुड़ जाओ, एक बार आप इस पे ऐड हो जाओगे तो वहां पे मैं सारे लिंक्स डाल दूंगा, चाहे वीडियो लिस्टेड है चाहे अनलिस्टेड है, ठीक है, और वहां से आप पढ़ लेना, ठीक है। चलिए, तो CGS सिस्टम यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति जो होती है, इसमें मात्रक क्या है इसका, इसमें मात्रक है डाइन, DYNE। और जैसा कि मैं बता रहा हूं, न्यूटन को किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। 1 न्यूटन जो है वो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। स्टूडेंट्स, ये मात्रक न्यूटन है, ये तो आपको याद रखना है, क्योंकि इसको न्यूटन नहीं खोजा था। बल पे जो चर्चा हुई थी वो किसने की थी, न्यूटन ने, इसलिए इसका मात्रक न्यूटन है। CGS में इसका मात्रक क्या रखा गया, डाइन, ये एक सदिश राशि है, ठीक, ये तो आपको याद रखना है। लेकिन ये वाली चीज जो है कि 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये वाली चीज आपको याद तो रखनी है। लेकिन ये कैसे आया वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, सॉरी, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे होता है और 1 न्यूटन बराबर 10 के घाते 5 डाइन कैसे होता है। पर फिलहाल के लिए आप लिख लीजिए, आपको याद करना है कि 1 न्यूटन बराबर 10 के घाते 5 डाइन। एक और इंपॉर्टेंट चीज बल के बारे में जान लीजिए कि बल का एक अन्य मात्रक किलोग्राम भार भी है। 1 किलोग्राम भार बल जो है वो 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। ये भी रिलेशन कैसे आया, इसी चैप्टर में आगे के लेक्चर्स में, आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए, इसी चैप्टर के आगे के लेक्चर्स में मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा सारी चीजें। पर फिर भी ये आपको याद होनी चाहिए। देखिए, कॉन्सेप्ट ठीक है, कहां से आया, ये कैसे रिलेशन बना, ये कैसे बना, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन ये रिलेशन बार बार आप बनाते तो नहीं रहोगे ना, अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको फॉर्मूला लगा के, या फिर ये 1 न्यूटन में 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या फिर 1 न्यूटन में 10 घाते 5 डाइन होता है, ये लगा के आप सवाल को आगे बढ़ाओगे, चीजों को आगे ले जाओगे। तो इसलिए याद तो होना ही चाहिए। इसलिए मैंने ये एक स्टार लगा के, ट्रिपल स्टार लगा के, मैंने कुछ एक बल के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं जो आपको याद करने हैं, ठीक है। तो ये तो खैर अलग है, इसको नहीं लिखना है, ओके। तो आप ये नोट्स तैयार करिए और साथ के साथ स्टूडेंट्स, आप बालेंदु प्रताप सिंह टेलीग्राम चैनल पे आके जुड़ जाइए। अगर कोई भी दिक्कत है वहां से आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं चैट ओपन कर दूंगा कभी कभी के लिए, ठीक है। और अदरवाइज मेल आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो अभी आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं डिटेल में पढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए एक एक टॉपिक का डिटेल मैं लेके आऊँगा और धीरे धीरे करके कुछ एक दिन में 10, 12, 15 लेक्चर्स में ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग फिनिश कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।